नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही खास क्लास लेकर आया हूं। इसमें दोस्तों मैं एसएसटी के उन क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि हार्ड लेवल के होते हैं, जिनको आपको क्वेश्चन का आंसर देने में परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हों वो इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आपको मैंने इसी चैनल के ऊपर सारी चीज़ें करा रखी हैं। यदि आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं सीटेट के अंदर, तो आपको कंप्लीट 6 to 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसका एक जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप जो है कि ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी उसका फ्री मिल जाएगा, यानी आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। और अभी आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, जिसमें आप अपना बेहतर तैयारी रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो आपका समय बहुत कीमती है और हम उसको ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होना, यानी कि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा गया है। इसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगर आप चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा शुरुआत करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि देश जिनमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, इस पे चर्चा करेंगे, या भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उन पे चर्चा करेंगे, या सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, या नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि चुनाव में मतदान के महत्व पर चर्चा करना है कि चुनाव का महत्व क्या है, चुनाव क्यों होता है। तो हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो सबकी भलाई सोचता है, सबके बारे में सोचता है, जो सही निर्णय ले सकता है, आगे हमारे देश को, हमारे गाँव को, जो भी जिस जगह पे जिस तरीके का चुनाव है उस जगह पे वो महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के उसका विकास संपन्न कर सके। तथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो बिल्कुल सही बन जाएगा ये कि ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे वो सार्वजनिक भलाई के लिए भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेकर इस चीज़ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि क्लियर होगा आपको ये पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका पूछा गया है कि किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और जल का अधिकार भी शामिल है। तो किस मुकदमे में, किस मामले में ये कहा गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एक बार एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है इस टॉपिक से। तो आप समझ जाइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, बस कुछ पूछने का तरीका अलग कर देता है। पर आपको ध्यान से ये चीज़ें समझना है, इससे आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है। ऑप्शन है आपका MC मेहता बनाम भारतीय संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, समिता मेहता बनाम भारतीय संघ, या यमुना बाढ़ मैदान पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा मामला। इनमें से कौन सा जो है मामला है जिसमें कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य वाले मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो जीवन का अधिकार है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक क्या है, मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और जल का अधिकार भी क्या है, शामिल है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। ध्यान दीजिएगा, क्या स्वास्थ्य का अधिकार का उल्लंघन है, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, या जीवन का अधिकार। तो अगर एक कोई भी व्यक्ति है जिसको जो है कि अस्पताल में चिकित्सा उपचार क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, तो यह इसके जो है किस प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है, किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन है, तो ये आपकी जीवन का अधिकार के का है उल्लंघन किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसके जो आंसर देने के चांसेस हैं
आपको 99% लोग जो है गलत आंसर करके आएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया है जहां पर आपके 100% गलत होने के चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले जो 4 से 5 दिन है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं उसमें आपको एक ऐसी वीडियोस देने वाला हूं जिसमें आपको कंप्लीट एसएसटी की हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी एक एक दिन करके 6 to 8 आपके 3 दिन में मैं कंप्लीट करूँगा, और वो बिल्कुल फ्री में। और वहाँ पर मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा जो कि आपके लिए होगा बेहद महत्वपूर्ण। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी। ठीक है, जो चीज़ें आपको पेड में मिलती हैं फिर भी वो चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट नहीं मिल पाती हैं, वो चीज़ें आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने यह संभव किया कि, पहला ऑप्शन है कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरा है कि पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 आया उसमें क्या संभव हुआ था, तो उसमें देखिए अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए है कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ये जो है कि तय हुआ था, और ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि उसको पुरुषों की उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, ये बात गलत है, ये संभव नहीं हुआ था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में। तो यहाँ पर केवल ए आपका सही है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी कि ए सत्य है और बी क्या है, असत्य है। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पहला है आपका कि निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री। दूसरा घरेलू सहायिकाएं। तीसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक, या सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए अनियमित मजदूर की बात की जा रही है, श्रमिक की बात की जा रही है। पहले में अगर हम बात करते हैं कि जो काम करने वाला निर्माण स्थल पर मिस्त्री होता है ये अनियमित मजदूर होता है, यानी कि श्रमिक होता है, तो ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा जो घरेलू सहायिकाएँ होती हैं ये भी आपकी अस्थायी नहीं होती हैं, ये भी आपकी अनियमित होती हैं। उसके बाद जो राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक होता है वो आपका नियमित मजदूर यानी कि कह सकते हैं नियमित होता है, तो ये आपका नहीं होगा। यानी ए और बी जो है इसमें आएंगे, यानी कि ये जो है उदाहरण आप दे सकते हैं अनियमित मजदूर और श्रमिक शब्द की व्याख्या करते हुए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और बी जो है आप उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का जो उत्तरदायित्व किसके पास होता है, कौन होता है। क्या थानेदार होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या प्रखंड विकास अधिकारी होता है, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है, या जिला अधिकारी होता है। इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि वो लेखपाल की तरफ जाएंगे कि लेखपाल तो दिया हुआ ही नहीं है, किस तरीके से हम कहेंगे, तो उसी का एक और भी दूसरा नाम होता है पटवारी या ग्राम प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, यानी गाँव में जमीन और भूमि नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है, तो पटवारी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित को पढ़िए तथा मृदा संरक्षण की सही पद्धतियों का चयन कीजिए। पहला है आपका कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। यहाँ पर बात की जा रही है मृदा संरक्षण की, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम अधिक मृदा संरक्षण यहाँ पे हमको करना है, और यदि हम रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो क्या मृदा का संरक्षण होगा या क्षरण होगा, तो क्षरण होगा, न कि संरक्षण होगा, तो ये आपका कट जाएगा। उसके बाद दिया है घास पात से ढकना। अगर हम घास पात से ढकेंगे तो यहाँ पर मृदा का संरक्षण होगा। समुच्च रेखीय रौदिकाएँ, तो ये भी यहाँ पर भी मृदा का संरक्षण होगा। रक्षक मेखलाएं, और इससे भी आपका होगा, यानी बी सी डी आपका बिल्कुल सही है, यानी इससे जो है मृदा संरक्षण की पद्धतियां हैं और ये बिल्कुल सही भी है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें दिया गया है ऑप्शन बी सी डी।
क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, छोटा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दिया है कि सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दिया है कि मानसून पवने हैं। कौन सी मानसून पवने किसको कहा जाता है? क्या ग्रहीय पवनों को कहा जाता है, मौसमी पवनों को कहा जाता है, स्थानीय पवनों को कहा जाता है, या अस्थानीय पवनों को कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो मानसूनी पवनें होती हैं वो कैसी पवनें होती हैं? तो ये आपकी होती हैं मौसमी पवनें। क्या होती हैं? मौसमी पवनें होती हैं, यानी मानसून पवनी मौसमी पवनों को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। यानी कि यहाँ पर कुछ जो है उसके गुण दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में पढ़ करके ताप कटिबंध की पहचान करना है। पहला जो दिया गया है कि दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। उसके बाद दिया है कि इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त में वाले क्षेत्र हैं। अतः आप जानते हैं कि ये ग्लोब होता है, तो इस तरीके से इसमें ये बीच में भूमध्य रेखा जाती है, उसके बाद मकर और कर्क रेखाएं जाती हैं, उसके बाद उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो ये वाली बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? ये वाले भाग की। तो इसको क्या कहेंगे? तो ये होता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? ये शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, क्योंकि इस जगह पे जो है पृथ्वी पर सूर्य की जो प्रकाश होता है वो सीधे सिर के ऊपर नहीं होता है, इसका तापमान मध्यम होता है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ चीज़ें तीसरी पॉइंट में भी लिखी गई हैं जिस चीज़ को मैंने बताया है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्लोब के विषय में कौन से कथन जो है कि सही हैं। पहला दिया है कि ग्लोब जो है पृथ्वी का सही मॉडल यानी कि छोटा प्रतिरूप है। ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि ग्लोब जो है आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, यानी ग्लोब आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। दिया है कि ग्लोब पर जो देश हैं, महाद्वीप हैं और महासागर हैं उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। तो बिल्कुल, यानी आकार उनका सही होता है, जिस रूप के आकार के होते हैं वैसा ही उनको वहाँ पर शो किया जाता है, बस वो छोटे और बड़े होते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन है कि यह स्थिर और न घूमने वाला है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ग्लोब को हम क्या करते हैं, घुमा करके देख लेते हैं, वो स्थिर नहीं होता है, वो घूमने वाला होता है। तो डी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 3 ऑप्शन सही होगा ए बी सी। तो 3 ऑप्शन ए बी सी किस वाले ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हसियाकरण प्रायः संबंधित होता है? पहला दिया हुआ है अभाव या वंचन, दूसरा है भेदभाव, तीसरा है समानता और चौथा है आपका डी यानी कि गर्व। तो देखिए, अगर हम बात करें हसियाकरण की, तो ये हसियाकरण लगभग जो है किससे संबंधित होता है? तो ये होता है आपका अभाव, दूसरा होता है भेदभाव। अगर समानता और गर्व की बात करें तो ये हसियाकरण से संबंधित नहीं है, ना ही वो स्थिति को प्रायः संबंधित होता है। तो यहाँ केवल ए और बी जो है हसियाकरण से संबंधित है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए और बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो कि अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता। बात करें अगर हम वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था तो जो कि किसके अधिकारों को सुनिश्चित करता है? तो जो वन में रहते हैं यानी वनवासी जो होते हैं और जो अनुसूचित जनजाति वाले होते हैं जो वो होते हैं, तो उनका जो है अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर पेपर मिल और जानवर अधिकार कार्यकर्ता के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए और बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान
निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किससे जो है कि किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? तो ये आपके जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी स्कूलों में मध्याह्न भोजना की योजना की बात आए और उसके अधिकार की बात आए तो जीवन का अधिकार आप याद रखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। बात करते हैं अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकार में दिया हुआ है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आपके मौलिक अधिकार में उपलब्ध है। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना ये भी आपका मौलिक अधिकार है। पर संपत्ति का जो अधिकार है ये आपका मौलिक अधिकार का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि पूछा था, बताया है यहाँ पे कि कौन सा अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपके सामने हैं और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। क्या यह बात सही है कि हमारे संविधान के अनुसार जो भी लोग हैं उनको जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सबसे जो है कि प्राथमिक कर्तव्य है? तो बिल्कुल बात ये सही है आपका। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि सरकार कर से जो है यानी जो कर प्राप्त करती है, टैक्स प्राप्त करती है, से प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने में नहीं कर सकती। क्या ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है। ये उसी लिए है, ये टैक्स और कर उसी लिए है ताकि वो सार्वजनिक सुविधाओं को प्रदान कर सके। तो आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कि केवल एक जो है क्या है आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सकीय महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। क्या यह पॉइंट सही है? तो ये बात बिल्कुल आपका सही है कि भारत में इस दुनिया के सर्वाधिक चिकित्सकीय महाविद्यालय भी हैं और यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। दूसरा बात दिया हुआ है कि भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल दिया हुआ है सही, यानी दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार का भाग नहीं है और यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है, जबकि इसको हम पहले ही पढ़े हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार सर्वप्रथम होता है, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है, यानी ये चीज़ यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा वहीं पर दिया गया है कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण जल जनित संक्रमित बीमारियों से लोग अधिक पीड़ित हैं। तो बिल्कुल बात सही है कि यदि लोगों को जो है स्वच्छ जो है पेयजल आपूर्ति नहीं होता है, इस वजह से जो है उससे बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, यानी कि केवल दूसरा पॉइंट आपका सही है और इस वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, 1 मिनट देखिएगा, उसमें दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया है, असत्य पूछा है, यानी कौन सा गलत है। तो आपका पहला जो है कि गलत है, तो यहाँ पर पहला जो है कि गलत है, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल ए वाला पॉइंट आपका सही है, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ पे पूछा था कि कौन सा असत्य है और हम लगा रहे थे कौन सा सत्य है, तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि रोजा पार्क्स की विद्रोही प्रतिक्रिया से अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो कि नागरिक आंदोलन कहलाया, यानी सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है उसके बारे में।
उसके बाद दिया गया है कि अमेरिका के 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया व अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, यानी दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कि एक और दो दोनों जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा था कौन से कथन सत्य हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई थी। क्या यह बात सही है? तो ये बात गलत है, ये आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम नहीं शुरू की गई थी, ये आपकी शुरू की गई थी तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद दिया है कि 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने अपने राज्य के स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश जारी किए थे। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, और पूछा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला जो है कि आपका गलत है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया है पहला पॉइंट कि संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के अनुसार कानून सभी के लिए समान है, और अर्थात प्रत्येक व्यक्ति यानी देश के राष्ट्रपति से लेकर कामगारों यानी कि नौकरों तक सभी को समान कानून का पालन करना है। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ें सभी लोगों को पता है। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये पॉइंट भी उसी चीज़ को बताता है, यानी दोनों पॉइंट बिल्कुल सही बताते हैं संविधान के बारे में। तो यहाँ पर जो सही होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक और दो, यानी कि एक और दो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और आपको अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन और भी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।